Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of operational research, now we are going to talk about duality. Duality is a situation in which two opposite ideas or feelings exist at the same time. We live in a world of duality. For example, day and night are पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ भी डुअलिटी का मतलब यही होगा कि आपको जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग गिवन है उस लीनियर प्रोग्रामिंग के बदले आप एक नई लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोड्यूस करें, और इन दोनों लीनियर प्रोग्रामिंग जो हैं इन दोनों का जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो सेम होगा, लेकिन जो डिसीजन वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। अगर आपके पास गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइज़ किया तो उसकी जो डुअलिटी है यानी जिसको हम उसका डुअल कहेंगे वो मिनिमाइज़ का होगा, और अगर गिवन प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइज़ में है तो उसका डुअल जो है वो मैक्सिमाइज़ में होगा। इसी तरह से हम इसे चेक करते हैं कि कैसे गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए हम उसका डुअल फाइंड कर सकते हैं। हम इसका आइडिया जो है इस एग्जाम्पल से लेते हैं। ये आपके पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज का है 6x1 + 5x2। सब्जेक्ट टू 2 कंस्ट्रेंट हैं और दोनों जो हैं ये लेस देन और इक्वल टाइप वाली है, और आपके दो ही डिसीजन वेरिएबल हैं जो कि पॉजिटिव हैं। अब करना क्या है, मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन इसको सॉल्व किए बगैर नहीं जानता, लेकिन मैं इसके जो सलूशंस हैं उनके अपर बाउंड जो हैं उनको मैं फाइंड कर सकता हूँ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरे पास 6x1 + 5x2 और दोनों कंस्ट्रेंट देखें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वही वेरिएबल आपके यहाँ पे हैं। आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। x1 और x2 की जो वैल्यूज़ होंगी वो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसी वैल्यूज़ जो आपकी दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करें, तो उन वैल्यूज़ के बदले आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। अब क्योंकि ये इनक्वालिटीज़ हैं तो बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ होंगी x1 और x2 के बदले जो आपकी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगी, और उनके बदले आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की भी डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। लेकिन उनमें से हमें चूज़ करना होता है कि हमारा बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन कौन सा है। तो वो हम इसको डिफरेंट मेथड से जो है वो सॉल्व करते रहे हैं। पहले हमने ग्राफिकल से किया, फिर अलजेब्रिक से, फिर सिंप्लेक्स से, और हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन फाइंड करना जो है वो मालूम हो गया कि हम कैसे करते हैं। अब देखें ये जो है ये तो डिपेंड करता है इन पे, लेकिन इन पे रिस्ट्रिक्शन है। ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट अगर आप देखें कि x1 + x2 ये दोनों वेरिएबल जो हैं इन दोनों का सम जो है वो 5 या 5 से छोटा है। इसी तरह से अगर फर्स्ट जो आपका वेरिएबल है उसका 3 टाइम और सेकंड का 2 टाइम करें तो इन दोनों का सम भी जो है वो 12 या 12 से छोटा है। मैं क्या करता हूँ, सेकंड कंस्ट्रेंट को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये है सेकंड कंस्ट्रेंट 3x1 + 2x2 < 12। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट टर्म इसकी बन गई 9x1 + 6x2 < 36। अब ये 9x1 और ये क्या है, ये 6x1 है। इसका मतलब क्या कि 9x1 इससे बड़ा है। क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल आपके पॉजिटिव हैं, और जब वेरिएबल पॉजिटिव हों तो फिर जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा वही नंबर आपको पता है बड़ा होता है। इसी तरह से ये बनेगा आपके पास 6x2, जबकि ये क्या है, ये 5x2 है, तो ये भी उससे बड़ा होगा। तो इन दोनों का जो सम बनेगा जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 9x1 + 6x2।
ये जो भी बनेगा वो इससे बड़ा ज़रूर होगा 6x1 प्लस 5x2 से। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो काफिशेंट है वो इन काफिशेंट से बड़े हैं। x1 और x2 तो दोनों में सेम ही यूज़ हो रहे हैं। अब इन दोनों का जो सम है वो तो लेस देन और इक्वल टू 36 होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद 3। तो जब ये वाला जो है 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इससे बड़ा है और ये खुद जो है ये 36 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये भी 36 से छोटा होगा। ये हमने लिखा है यहाँ। ये जब 3 से मल्टीप्लाई किया सेकंड कंस्ट्रेंट को तो वो लिखी। अब चूंकि x1 और x2 दोनों पॉजिटिव थे, इसका मतलब क्या है कि 6x1 प्लस 5x2 जो है वो 9x1 प्लस 6x2 से छोटा होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 9 है, यहाँ पे 6 है, x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। तो x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर इन दोनों का सम जो है वो इस सम से बड़ा होगा और इन दोनों का सम जो है वो 36 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था आपके पास 6x1 प्लस 5x2, ये भी क्या होगा, ये 36 से या छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया कि आपका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो इसी के अराउंड अबाउट होगा, 36 के। 36 से बड़ा नहीं होगा, 36 से छोटा होगा। इस वजह से फिर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं कि ये लेस देन इक्वल टू 36 है और जो भी उसकी वैल्यूज़ आएंगी आपको जो मिलेंगी ये उनका अपर बाउंड है। अब अपर बाउंड जो है उसके बारे में आपको पता है कि अपर बाउंड की हम डेफिनेशन इस तरह से करते हैं, अ वैल्यू दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। मसलन आपके पास एक सेट हो, उसके अंदर मैं 5 एलिमेंट ले रहा हूँ। एक एलिमेंट मेरे पास है 3, एक 5, एक 11, एक 20 और एक 22। इन सब एलिमेंट में देखें कि 22 आपका मैक्सिमम है। तो 22 को आप इस पूरे सेट का, क्योंकि वो सब जो मैंने 5 एलिमेंट इसके लिए अनाउंस किए सेट के लिए, उन सब से बड़ा है। तो 22 जो है वो इस सेट का क्या होगा, अपर बाउंड। अब ये नहीं हम कह सकते कि सिर्फ इसके लिए अपर बाउंड जो है वो 22 ही है। 23 भी इसका अपर बाउंड हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। यानी सारे के सारे नंबर जो इस सेट के एलिमेंट से बड़े हैं वो इसके लिए अपर बाउंड है। लेकिन ऐसा एलिमेंट जो इस सेट का भी एलिमेंट हो और सबसे बड़ा भी हो वो अपर बाउंड भी होता है और उससे हम फिर लीस्ट अपर बाउंड कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका हम जो सेट बनाएंगे, उस सेट के जो एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट से ये जो 36 है ये बड़ा होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि 36 जो है ये आपके सॉल्यूशन का क्या है, अपर बाउंड है। क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया ना कि इसके लिए सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं x1 और x2 की डिफरेंट वैल्यूज़ पे, क्योंकि x1 और x2 की आपको बहुत सी ऐसी वैल्यूज़ मिल जाती हैं जो आपकी इन दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करती हैं। तो उन वैल्यूज़ पे आपको डिफरेंट यहाँ पे नंबर मिलते जाएंगे, लेकिन जो भी नंबर मिलेंगे 36 जो है उनका अपर बाउंड होगा। इसी तरह ये मैंने वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लिखी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है उसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मुझे मिलेगा 6x1 प्लस 6x2 लेस देन और इक्वल टू 30। अब ये 6x1 ये भी 6x1, इन दोनों की वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन ये 6x2 ये 5x2। तो इस 6x2 की वजह से ये जो आपका 6x1 प्लस 6x2 होगा ये 6x1 प्लस 5x2 से बड़ा होगा और ये खुद जो है ये किससे छोटा होगा, 30 से। तो इसका मतलब क्या कि आपका ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये या तो 30 के इक्वल होगा या 30 से लेस होगा। पहले हमने देखा जब हमने सेकंड कंस्ट्रेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो तब आपका अपर बाउंड 36 आ रहा था। हमें अंदाज़ा हो गया था कि आपका सॉल्यूशन जो है वो इसके करीब तारी होगा, लेकिन उससे बेटर रिज़ल्ट अब हमें मिल गया कि इसका रिज़ल्ट जो है वो 30 हो सकता है। ये हमने लिखा। फर्स्ट कंस्ट्रेंट को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिली हमें,
दोनों चूँकि डिसीजन वेरिएबल पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये सेकंड कंस्ट्रेंट की जो लेफ़्ट साइड है उससे छोटी वैल्यू देगा, और ये खुद जो है ये किससे छोटा है 30 से, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको 30 या 30 से छोटी वैल्यू देगा। तो इसका मतलब क्या है कि 30 जो है ये भी आपके सोल्यूशन का क्या है अपर बाउंड। आपका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन हम चूँकि एक ही कंसिडर करते हैं और एक उनमें से करते हैं जितने भी उसके पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं उनमें से हम एक कंसिडर करते हैं जो बेस्ट पॉसिबल होता है। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन का जो है ये क्या है अपर बाउंड है 30, लेकिन हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन के करीब जाना है। एक दफ़ा हमने क्या किया, सेकंड कंस्ट्रेंट को यूटिलाइज कर लिया, दूसरी दफ़ा हमने फर्स्ट को कर लिया। तो सेकंड को करने से हमें 36 मिला, फर्स्ट को करने से हमें 30 मिल रहा है अपर बाउंड। अब अगर इन दोनों को मैं इकट्ठा जो है वो यूज़ करूं तो ये देखें मैंने क्या किया, सेकंड कंस्ट्रेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट में ऐड कर लिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा आपको 6x1, तो ये तो वैसे इसके इक्वल आ जाएगा। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो ये 4x2 बनेगा, तो ये अकेला अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इससे लेस रहेगा क्योंकि ये 5x2 है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड करना है, तो ये 6x1 प्लस x1 ये बन जाएगा 7x1 और 4x2 प्लस x2 ये बन जाएगा 5x2। 5x2 तो 5x2 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन ये 7x1 जो है इस 6x1 से ग्रेटर होगा, जिस वजह से इन दोनों का जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वो इससे बड़ा होगा। लेकिन अब देखना है कि जो अपर बाउंड आपको मिलेगा, जो पहले आपको नंबर मिले हुए हैं 30 और 36, क्या ये इनसे बड़ा है या उनसे कम है। अगर ये उनसे कम होगा तो फिर हम यही तरीकाकार यूज़ करेंगे कि हम सारी कंस्ट्रेंट को एक ही टाइम में यूटिलाइज़ करें, क्योंकि एक को हमने किया, पहले हमने सेकंड को किया तो 36 मिला जो कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन से बहुत दूर था। फिर हमने फर्स्ट को यूटिलाइज़ किया तो ये 30 मिला, उससे कम, इसका मतलब क्या कि ये ज़्यादा करीब है। लेकिन जब हम इन दोनों को करेंगे तो फिर शायद हमें उनसे भी छोटा नंबर मिले, तो फिर हम उसको कंसीडर करेंगे जो आपको छोटा नंबर मिल रहा है। तो ये देखें, ये जब हमने सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट में ऐड किया तो आपको मिला 7x1 प्लस 5x2 लेस दैन इक्वल टू 29, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था आपका 6x1 प्लस 5x2। तो ये जो आपने मल्टीप्लाई और ऐड किया दोनों कंस्ट्रेंट को, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन से जो है वो ज़्यादा है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ज़्यादा और ये खुद जो है 29 से लेस है, इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका 29 से या लेस है या ग्रेटर है। तो पहले आपको 36 मिला, फिर 30 मिला, अब 29 मिल रहा है। तो 29 मेरे ख्याल में ये बेस्ट पॉसिबल है, और ये आपको तब मिला जब आपने दोनों कंस्ट्रेंट को एट अ टाइम जो है वो यूटिलाइज़ किया, ठीक है। लेकिन ये भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इससे हमें आइडिया हो गया कि अगर हम दोनों को इकट्ठा यूटिलाइज़ करें तो आपको जो अपर बाउंड मिलता है वो आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के करीब तार होता है। अब अगर मैं जो है पॉसिबल वैल्यूज़ जो है उनसे मल्टीप्लाई कर लूँ, जैसे मैंने सेकंड को 2 से किया और फर्स्ट को 1 से किया और इनको ऐड किया, तो रिज़ल्ट मुझे ज़्यादा बेहतर मिला बजाय इसके कि मैं एक ही कंस्ट्रेंट को यूटिलाइज़ करूं। तो अगर मैं ऐसे पॉसिबल नंबर्स इनको मल्टीप्लाई कर दूं जिनसे मुझे जो अपर बाउंड है वो वही मिल जाए जो उस सेट का हिस्सा है। जैसे मैंने पहले आपको सेट अनाउंस किया था जिसके अंदर एलिमेंट मैंने कहे कि 3, 5, 11, 20 और 22, और इस सेट का जो लीस्ट अपर बाउंड है वो 22 है, क्योंकि ये इसके तमाम एलिमेंट से बड़ा भी है और इस सेट का हिस्सा भी है। इसके अलावा मैंने 23 का कहा, 50 का कहा, 100 का कहा कि ये भी इसके अपर बाउंड हैं क्योंकि ये इस सेट के तमाम एलिमेंट से बड़े हैं। तो इधर भी 36, 30 और 29 जो है ये इसके अपर बाउंड तो हैं, लेकिन ये उस सेट के एलिमेंट से जो है ज़्यादा बड़े। मुझे एक ऐसा सेट चाहिए
जो कि उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनका सेट हो, और उन पॉसिबल सॉल्यूशंस में से मुझे बेस्ट पॉसिबल जो है वो चाहिए एज अ अपर बाउंड, जिसको मैं लीस्ट अपर बाउंड भी कहूँ, जो कि इन सब अपर बाउंड से जो है वो लेस हो लेकिन उस सेट के तमाम एलिमेंट से बड़ा हो। अब देखें फिर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये मैं चेक कर चुका हूँ कि अगर मैं दोनों को एट अ टाइम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और फिर उनको मैं ऐड करूँ तो मुझे रिज़ल्ट जो है वो बाकियों की निस्बत बेटर मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट कंस्ट्रेंट को A1 से, ये मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, और सेकंड कंस्ट्रेंट को A2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इस तरह से मुझे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो वही मिलेगा जो कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही होगा। फर्स्ट कंस्ट्रेंट मेरे पास थी x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 5। तो फर्स्ट को मैंने जब A1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनी A1 x1 प्लस A1 x2 लेस देन इक्वल टू 5A1। सेकंड कंस्ट्रेंट थी 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 12। तो उसको मुझे A2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3A2 x1 प्लस 2A2 x2 लेस देन इक्वल टू 12A2। इन दोनों को अब ऐड किया तो ये देखें फर्स्ट टर्म में ऐड होगी, और इन दोनों में x1 है इसे कॉमन किया तो ये मुझे मिला A1 प्लस 3A2। इसी तरह से सेकंड टर्म को सेकंड टर्म में जब ऐड किया तो x2 को कॉमन किया, A1 प्लस 2A2 लेस देन और इक्वल 5A1 प्लस 12A2। अब जैसे हमने पीछे देखा कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ग्रेटर होता है, तो अब भी ये ग्रेटर होगा। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया 6x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल A1 प्लस 3A2 प्लस A1 प्लस 2A2 x2 लेस देन इक्वल टू 5A1 प्लस 12A2। तो जब इस तरह से हमने किया तो जैसे हमने पीछे देखा है कि ये वाला जो ये ग्रेटर तो इससे तब होगा जब आपका ये वाला कोफिशिएंट जो है ये इस कोफिशिएंट से या ग्रेटर हो या इसके इक्वल हो, और ये वाला कोफिशिएंट जो है वो इस कोफिशिएंट से या ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो हम क्या लिख लेते हैं फिर A1 प्लस 3A2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और A1 प्लस 2A2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, जबकि A1 और A2 दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे। और चूँकि ये जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन से बड़ा है, देखें ना इस इनक्वालिटी से शो हो रहा है, तो हम क्या लिख लेंगे 6x1 प्लस 5x2 लेस देन और इक्वल टू 5A1 प्लस 12A2। और ये जो 5A1 प्लस 12A2 है ये यहाँ पे ऐसे ही है जैसे आपको 36 मिला एक दफ़ा, फिर 30 मिला, फिर आपको 29 मिला, और वो सारे के सारे आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के क्या थे, अपर बाउंड थे। लेकिन ये जो है ये खुद ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ये वाला जो है। तो ये तमाम जो अपर बाउंड हो गए उनमें से ये मिनिमम होगा जिसे आप लीस्ट अपर बाउंड कह सकते हैं। तो इसे हमने फिर लिखा 5A1 प्लस 12A2 इज़ अ मिनिमम अपर बाउंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यूज़। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही थी, जिनमें से हमने 3-4 देखी कि हमने सेकंड कंस्ट्रेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 36 मिला, फर्स्ट कंस्ट्रेंट को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 30 मिला, फिर आपने सेकंड कंस्ट्रेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड किया तो आपको 29 मिला। वो सारे के सारे अपर बाउंड थे, लेकिन मुझे क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड से गरज है तो लीस्ट अपर बाउंड मुझे तब मिलेगा जब मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा जो मुझे बेस्ट पॉसिबल वैल्यू देंगे। तो वो मैंने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट को A1 से, सेकंड को A2 से। तो अब मुझे जो अपर बाउंड मिल रहा है वो ये है 5A1 प्लस 12A2, और ये होगा आपका लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड की अगर आप वैसे एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं हाउ मैनी हार्स ऑफ सनलाइट टुडे वी मे नॉट नाउ एग्जैक्टली व्हेन सनराइज एंड sunset are, or if it will be cloudy or not, but we can say for sure that 24 hours।
अब देखें ये हमें वो प्रॉब्लम मिली है, ये आपको मिला था लीस्ट अपर बाउंड, यानी जितने भी अपर बाउंड होंगे उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी, तो इसको हमने फिर लिख लिया मिनिमाइज 5a1 प्लस 12a2। और उसके बाद हमें ये दो कंस्ट्रेंट मिली थी a1 प्लस 3a2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 और a1 प्लस 2a2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 12 और a1 और a2 दोनों जो हैं ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। और अगर हम इन दोनों को a1 को मैं y1 से और a2 को मैं y2 से रिप्लेस कर दूं तो मुझे एक नई जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिल जाएगी। तो मैंने a1 को y1 से a2 को y2 से रिप्लेस किया, तो ये देखें ये आपके पास एक नई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो मुझे यही चाहिए थी, मैंने एक प्रॉब्लम ली और किया क्या, मुझे उसके बदले एक ऐसी प्रॉब्लम चाहिए थी जो मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो वही दे। ठीक है, जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन भी स्टार्ट में आपको बताई कि डुअलिटी जो है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दो पॉजिटिव आइडियाज़ या फीलिंग जो है वो एग्जिस्ट करती हैं एक ही वक्त में। तो ये देखें हमने ये प्रॉब्लम ली थी, ये मैक्सिमाइज की थी, इसमें दोनों कंस्ट्रेंट जो हैं वो लेस वाली थी, जबकि जो आपके डिसीजन वेरिएबल हैं ये पॉजिटिव थे। इसके बदले हमें एक और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिली है जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मिनिमाइज के है, दोनों कंस्ट्रेंट ग्रेटर वाली हैं और डिसीजन वेरिएबल भी ग्रेटर के हैं। इस प्रॉब्लम को हम उस प्रॉब्लम का कहेंगे डुअल, और जिसका हमने डुअल फाइंड किया है उसे हम यहाँ पे कहेंगे प्राइमल। यानी जो प्रॉब्लम आपको गिवन होगी उसे आप कहेंगे प्राइमल, और जो आप उससे नई प्रॉब्लम जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसे आप कहेंगे उस प्रॉब्लम का डुअल। अब देखना ये है कि वाकई लिया तो हमने इस प्रॉब्लम को था, तो क्या इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है, वाकई ये वैल्यू और इसके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू होगी वो दोनों वाकई सेम आ रही हैं या नहीं। तो इसके लिए मैंने इन दोनों को सॉल्व भी किया है। उससे पहले हम इसके लिए नोट देख लेते हैं एक, इफ़ द प्राइमल हैज़ मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी जो हमने अभी प्रॉब्लम कंसिडर की है उसमें भी आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो मैक्सिमाइज का था, देन ऑल द कंस्ट्रेंट आर लेस देन और इक्वल टाइप, और तमाम कंस्ट्रेंट जो हैं वो लेस देन और इक्वल टाइप वाली हूँ तो उनको आप कहेंगे कि ये डिज़ायरेबल है। वेरिएबल आपके ग्रेटर देन इक्वल टाइप वाले हुए तो आप उनको कह सकते हैं कि ये डिज़ायरेबल है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप उसे कह सकते हैं। प्राइमल आपके पास अगर मैक्सिमाइज का हो, सारी कंस्ट्रेंट लेस वाली हूँ और वेरिएबल आपके ग्रेटर वाले हूँ, तो फिर आपको जो डुअल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज का होगा, उसकी सारी की सारी कंस्ट्रेंट ग्रेटर वाली होंगी और वेरिएबल भी ग्रेटर वाले होंगे, जैसा कि अभी हमने देखा है। इफ़ द प्राइमल हैज़ मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन और आपकी कोई कंस्ट्रेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टाइप वाली हो, तो चूंकि आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, उसे -1 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नोट में हमने देखा कि अगर आपका प्राइमल मैक्सिमाइज का है तो सब की सब कंस्ट्रेंट आपकी लेस देन और इक्वल टाइप वाली होनी चाहिए और आपके डिसीजन वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टाइप वाले होने चाहिए। फिर उसको आप कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसी को यहाँ पे देखा जा रहा है कि अगर प्राइमल आपका मैक्सिमाइज का है लेकिन सारी कंस्ट्रेंट जो है वो लेस वाली नहीं, कोई कंस्ट्रेंट ऐसी भी है जो ग्रेटर वाली है, तो आप क्या करेंगे, इससे भी लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और इसको लेस की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब आप उसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है किसी भी
इनक्वालिटी को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका इनक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो जाता है, तो ये ग्रेटर से लेस में चली जाएगी। और इसी तरह से आप डुअल में करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई वेरिएबल भी जो है वो लेस की फॉर्म में है, क्योंकि वेरिएबल आपका चाहे डुअल है चाहे प्राइमल है, अगर वो डिज़ायरेबल फॉर्म में है तो उसका ग्रेटर होना ज़रूरी है। इस वजह से अगर कोई वेरिएबल भी आपका लेस की फॉर्म में है तो उसको भी आप क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन और इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं ज़रा प्रॉब्लम्स। ये वही प्रॉब्लम हमने ली, इससे हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स जो है वो बनाया। मैट्रिक्स हमने कैसे बनाया, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, इसमें x1 का कोफिशिएंट 1 ये लिखा, x2 का कोफिशिएंट 1 ये लिख लिया और इसकी राइट हैंड साइड 5। सेकंड कंस्ट्रेंट x1 का कोफिशिएंट 3, x2 का 2 और राइट हैंड साइड 12, और ये दोनों कोफिशिएंट हमने लिख लिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। अब करना क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इतना आपने याद रखना है कि ये प्राइमल था हमारे पास और स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आपके पास प्राइमल स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद हो तो आप उससे इजीली जो है वो उसका डुअल फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है प्राइमल की, कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मैक्सिमाइज का है तो सारी की सारी कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टाइप में होनी चाहिए और आपके वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टाइप में होने चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप इससे क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स इस तरह से बना लेंगे। अब करना क्या, हमें इसका डुअल जो है बनाना है। तो डुअल बनाने के लिए हम इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में क्या किया जाता है कि ये फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। इस तरह से ये देखते हैं इसका ट्रांसपोज। ये था वो आपका प्राइमल, ये उसके लिए हमने मैट्रिक्स बनाया था। तो अब इसका हम ट्रांसपोज लिख रहे हैं। फर्स्ट रो है 1 1 5, तो ये हमने फर्स्ट कॉलम बना लिया। सेकंड रो 3 2 12, ये सेकंड कॉलम बना लिया। उसके बाद ये थर्ड रो थी तो इससे थर्ड कॉलम बना लिया। अब इसको आपने लिखना है, क्योंकि आपके पास प्राइमल मैक्सिमाइज में था तो आपका डुअल मिनिमाइज में आएगा। इसमें जो आपने वेरिएबल यूज़ किए हैं वो आप यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, आप उनसे अलग यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट बनेगी आपके पास, मसलन यहाँ पे मैं दो वेरिएबल जो है ना वो नए y1 और y2 इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही होगा आपका, मिनिमाइज 5y1 प्लस 12y2, और फर्स्ट कंस्ट्रेंट होगी आपकी y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सेकंड कंस्ट्रेंट होगी आपकी y1 प्लस 2y2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। यहाँ पे देखें ये 5 लिखा हुआ है, हाँ ये 5 है, तो ये 5 होगी, या 12 जो है ये 12 रॉन्ग है, यहाँ पे 5 है। और y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये डुअल की स्टैंडर्ड फॉर्म है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज का है तो सारी की सारी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टाइप में होनी चाहिए और डिसीजन वेरिएबल भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो इसको भी आप डुअल की स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं और ये आपके पास प्राइमल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो फिर तो आप इजीली क्या करें, मैट्रिक्स बनाएं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो आपको प्राइमल से डुअल और डुअल से प्राइमल मिल जाता है। अब इनकी वेरिफिकेशन देख लेते हैं कि वाकई दोनों का जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेम आता है या नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है। तो ये हमने वो प्राइमल लिया, इस प्राइमल को क्या करते हैं हम सिंप्लेक्स से सॉल्व करते हैं। तो चूंकि दोनों कंस्ट्रेंट लेस वाली हैं तो हमें क्या करना है, इन दोनों में स्लैक वेरिएबल ऐड करने हैं लेफ़्ट साइड पे। तो ये हमने u1 और u2 ऐड किए स्लैक वेरिएबल, और दोनों की कंट्रीब्यूशन जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 कोएफिशिएंट के साथ। अब इनसे हमने सिंप्लेक्स जो है वो टेबल बनाया और सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई किया, ये आप पहले कर चुके हुए हैं। तो आपको देखें x1 जो है ये 2 मिलेगा, x2 आपको 3 मिलेगा और z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू 27। तो अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके डुअल का सलूशन भी बता सकते हैं अगर प्राइमल आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और उस पर सिंप्लेक्स का यूज़ जो है वो हो सकता हो।
तो डुअल का सॉल्यूशन कैसे, ये देखें, ये जो आपके पास स्लैक वेरिएबल के कॉलम हैं, इनमें लास्ट पे जाके आपने डुअल के जो वेरिएबल हैं वो लिख लेने हैं। फर्स्ट जो स्लैक वेरिएबल है उसके नीचे आप y1 लिख लेंगे, सेकंड स्लैक वेरिएबल के नीचे आप y2 लिख लेंगे। अब y1 के ऊपर cj माइनस gj रो में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। y1 आपको मिल जाएगा 3 और y2 आपको मिल जाएगा 1 और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको 27 मिलेगा। ये मैंने अभी आपको प्राइमल से ही इसके डुअल का सलूशन बता दी है, लेकिन अभी हमने वेरिफिकेशन नहीं की। वेरिफिकेशन हम करते हैं अगले पोर्शन में। तो आप ये ज़हन में रखना कि हमने सॉल्व किया है प्राइमल को और सलूशन हमने प्राइमल का भी बता दिया और डुअल का भी हमने बता दिया। अब हम डुअल को भी सॉल्व करते हैं। ये हमने डुअल लिया, डुअल देखें, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज क्या है, दोनों कंस्ट्रेंट आपकी जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टाइप वाली हैं, वेरिएबल भी आपके ग्रेटर दैन इक्वल टाइप वाले हैं। ये सॉल्यूशन हमने लिख लिया हुआ है प्राइमल से ही, लेकिन अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्योंकि दोनों कंस्ट्रेंट ग्रेटर वाली हैं तो मुझे क्या करना पड़ना है, इनमें सरप्लस वेरिएबल जो है वो ऐड करने पड़ने हैं। और सरप्लस वेरिएबल जब भी मैं ऐड करूँगा, यानी जब भी मेरे पास ये ग्रेटर दैन वाली कंस्ट्रेंट होंगी तो मुझे साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करने पड़ेंगे। तो जब आर्टिफिशियल वेरिएबल भी मैं ऐड करूँगा तो मुझे या बिग एम मेथड का यूज़ करना पड़ेगा या टू फेज़ मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो उन दोनों में से मैं बिग एम का यहाँ पे यूज़ करता हूँ। ये पहले नंबर पे मैंने क्या किया, इन कंस्ट्रेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। पहले मैंने ये स्लैक सरप्लस वेरिएबल लगाए, नेगेटिव स्लैक जो हैं v1 और v2, और फिर मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल भी साथ ही लगा लिए। बिग एम से मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो है भी क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका मिनिमाइज का, तो इन दोनों के कोफिशिएंट जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो कैपिटल M होंगे। अगर मैक्सिमाइज का होता तो फिर नेगेटिव M होते। और सरप्लस और स्लैक वेरिएबल के लिए आपको पता है उनके कोफिशिएंट जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 0 होते हैं। अब इससे मैंने टेबल बनाया, ये मैंने बिग एम का यूज़ किया है। तो बिग एम से जब मैंने इसे सॉल्व किया तो मुझे देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू वही मिल रही है 27। ये है y1 के सामने आपको क्या मिल रहा है 3, y1 की वैल्यू आपको 3 मिल गई। y2 के सामने आपको मिल रहा है 1, तो y1 की वैल्यू आपको 1 मिली, या y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 3 और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो है वो 27। यानी ये जो प्रॉब्लम थी आपके पास, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको 27 मिल रही है और आपके पास ये गिवन प्रॉब्लम थी और इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 27 मिली थी। ठीक है, इसमें आपको डिसीजन वेरिएबल जो है उनके बदले जो वैल्यू मिली हुई हैं और इसमें जो मिली हुई हैं वो दोनों डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू हमेशा से सेम आएगी अगर आपने प्राइमल से जो डुअल फाइंड किया हुआ है वो करेक्ट किया है। ये हमने उसका सलूशन लिख लिया, y1 3 y2 1 और w। डुअल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसे आप w से डिनोट करेंगे जैसे आप प्राइमल के लिए z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें किया क्या हमने, इसमें हमने एक प्रॉब्लम ली, उस प्रॉब्लम को हमने क्या किया, देखा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। प्राइमल के लिए मैंने क्या बताई है स्टैंडर्ड फॉर्म के, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज का है तो सारी कंस्ट्रेंट आपकी लेस की टाइम में हूँ और वेरिएबल ग्रेटर की टाइम में हूँ, तो उससे आप कह सकते हैं कि ये डिज़ायरेबल फॉर्म है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आपके पास प्राइमल जो है वो मिनिमाइज में है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर सारी कंस्ट्रेंट आपकी ग्रेटर की फॉर्म में होनी चाहिए और वेरिएबल भी ग्रेटर की फॉर्म में है, तो उसको भी आप कह सकते हैं कि ये डिज़ायरेबल फॉर्म है, यानी स्टैंडर्ड है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म आपको गिवन हो तो आप उससे क्या करें, एक मैट्रिक्स जनरेट करें और उस मैट्रिक्स से आप क्या कर सकते हैं, उसका ट्रांसपोज लेके उसका डुअल बता सकते हैं। अगर आपका प्राइमल मैक्सिमाइज में है तो डुअल मिनिमाइज में होगा। अगर आपका डुअल जो है वो या प्राइमल आपका मिनिमाइज में है तो डुअल मैक्सिमाइज में, अगर प्राइमल मैक्सिमाइज में है तो डुअल मिनिमाइज में होगा। ठीक है, ये तो हमने किया प्रॉब्लम जिसमें प्राइमल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था। अब हम एक प्रॉब्लम लेंगे जिसमें प्राइमल जो है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, तो
तो उसको हम सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज़।